नमस्कार, फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। आज फिक्र बंगाल से लेकर बांग्लादेश की बहुत बड़ी खबर है, चिंता का विषय है। अब तो ऐसा लगता है कि आज रात न जाने और क्या हो जाए। सोचिए जरा, ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं किसी प्रदेश के? बड़े गंभीर सवाल है, जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन जवाब देने की जिनकी जिम्मेदारी है वो आरोप किसी और पर लगा रहे हैं। आपने ये शो देख लिया तो समझ लीजिए दुनिया और देश की सारी खबरों से आप रूबरू हो गए। हमारा वादा है आपसे, फिक्र के लेंस से अगर आपने एक बार ये खबरें देख ली तो सब आसानी से समझ में आ जाएगा। शुरुआत आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ करते हैं। आज ममता बनर्जी की राम और वाम वाली पॉलिटिक्स पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। कल आधी रात को कोलकाता के अस्पताल में हिंसा हुई। ट्रक में भरकर आए लोगों ने खूब उत्पात मचाया और आज शाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए राम और वाम को जिम्मेदार बता दिया। उन्होंने ऐसे वक्त में सियासी आग लगाई है जब उनसे हजारों डॉक्टर न्याय की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी के इस दांव को सवालों के साथ हम डिकोड करेंगे। इसके बाद कोलकाता के अस्पताल से आए गुंडागर्दी के वीडियोस को हम डिकोड करेंगे। एक एक तस्वीर जब आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। आरोप लग रहे हैं कि हिंसा लेडी डॉक्टर से हुए रेप और मर्डर के सबूत मिटाने के लिए की गई। कल्पना से भी परे, सोचिए जरा। फिक्र में अगली खबर का फोकस होगा सेक्युलर सिविल कोड। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र किया। कांग्रेस को यह संदेश अच्छा नहीं लगा। कांग्रेस ने पीएम से सवाल पूछा कि क्या 240 सीट जीतने के बाद प्रधानमंत्री सेक्युलर हो गए? आज हुआ ये राजनीतिक कलेश आपको जरूर देखना चाहिए। वैसे एक कलेश आज लाल किले में राहुल गांधी की सीट को लेकर भी हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बिठाकर सरकार ने छोटी सोच का प्रदर्शन किया है। इस आरोप पर रक्षा मंत्रालय ने क्या जवाब दिया? फिक्र के लेंस से ये पॉलिटिक्स को समझेंगे। आपने कई बार सुना होगा कि एमपी अजब है, सबसे गजब है। अब इसी मध्य प्रदेश में 244 करोड़ रुपए के डैम वाला दृश्यम राजनीति की वजह बन गया है। वो भी इसलिए कि इस डैम पर करीब 250 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन डैम आज तक नहीं बना। भ्रष्टाचार वाले इस डैम की ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। इसके बाद आपको स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसरो की ओर से दिया गया शुभ समाचार दिखाएंगे। इसरो ने आज गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग का एक वीडियो शेयर किया। भारत के भावी एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस वाला अनुलोम विलोम आपको हैरान कर देगा। और अंत में बांग्लादेश की भी फिक्र होगी, इस सवाल के साथ कि क्या वहां फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? आखिर अंतरिम सरकार चलाने वाले मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर टैंक क्यों तैनात करने पड़े? लेकिन फिक्र की शुरुआत आज एक ऐसे मुद्दे से जिसमें अब राम का नाम आने के बाद राजनीति की नई चिंगारियां भड़की। आज स्वतंत्रता दिवस है और आज फिक्र आपकी का फोकस पश्चिम बंगाल पर है। आज जब आप देश की आजादी का पर्व मना रहे हैं, राष्ट्रीय अवकाश के दिन परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, तब शायद आपके मन के एक कोने में कोलकाता में हुए उपद्रव की तस्वीर भी घूम रही होगी। आज स्वतंत्रता दिवस पर इन तस्वीरों और इन पर हो रही राजनीति पर चिंता करना और चिंतन करना दोनों जरूरी है, क्योंकि कल आधी रात को कोलकाता में जो उपद्रव हुआ, तस्वीरें यहां पर हैं। जिस तरह से हिंसा हुई, तस्वीरें यहां पर हैं। उसके एक एक वीडियो सबूत आपको परेशान कर देंगे, तस्वीरें यहां पर हैं। हम ये पूरी घटना आज फिक्र के लेंस से डिकोड करेंगे। एक आपराधिक खबर को नेता राजनीति का सामान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम असल मुद्दे से फोकस हटने नहीं देंगे। आज का दिन सिर्फ एक आधिकारिक छुट्टी नहीं है, बल्कि आज का दिन अधिकारों, जिम्मेदारियों और सवालों पर विमर्श करने का है। आज का दिन यह पूछने का है कि कोलकाता में गुंडागर्दी की अनलिमिटेड आजादी किसने दी है? और क्या आप इस बात से सहमत हैं? सोचिए कि मुख्यमंत्री राज्य की कानूनी व्यवस्था पर बात करने के बजाय सीधे राम और वाम वाला एजेंडा पेश कर दे और जरूरी सवालों से फोकस हट जाए। सबसे पहले आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हैरान करने वाला बयान सुनिए। जब पश्चिम बंगाल एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या पर बीते 6 दिन से सुलग रहा है, पूरे देश में चर्चा का विषय है, तब उसी राज्य की महिला मुख्यमंत्री आधी रात को हुई हिंसा का सारा ठीकरा वाम
और राम पर फोड़ रही हैं। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। कोट, मुझे जितनी सूचना है, अनकोट, यही पहले कुछ शब्द थे ना इनके बयान के। यही तो सवाल है, यह सूचना आपको दंगे के बाद क्यों मिली, पहले क्यों नहीं मिली कि यहां पर कुछ हो सकता है? सूचना पर तो आपका अधिकार है। सूचना पर जो तंत्र है, जो इंटेलिजेंस लाने वाला है, वो भी आपके अंडर में है। तो सुना आपने, ये पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री हैं, जहां एक महिला डॉक्टर का रेप हुआ, हत्या हुई, और वो भी अस्पताल के अंदर, जिसे पहले सुसाइड बताया गया, फिर इसको बलात्कार बताया गया, और अब चिंता है कि कहीं ये गैंग रेप बने। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। फाइनली रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी वाम और राम का नाम ले रही हैं। ऐसे में सवाल बड़े महत्वपूर्ण, ममता बनर्जी रेप, मर्डर और गुंडागर्दी पर राम का नाम क्यों ले रही है? यह बड़ा सवाल। क्या प्रशासन की नाकामी को छिपाने के लिए धार्मिक एंगल दिया जा रहा है? क्या वाम और राम से मुद्दे को भटकाने की कोशिश हो रही है? लेडी डॉक्टर के पीड़ित परिवार को इंसाफ जरूरी है, राम के नाम पर राजनीति जरूरी नहीं है। सोचिए, आज चर्चा का विषय क्या है, विमर्श का विषय क्या है कि ये दंगे क्यों हुए? जो उस लेडी डॉक्टर के साथ हुआ, क्या उससे विमर्श शिफ्ट हो गया? अगर हुआ है तो ये दंगे अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब हुए हैं, और सोचिए फायदा किसको होगा। सोचिए, एक बार नोट करिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। ममता बनर्जी के इस बयान को उनके पॉलिटिकल लेंस से देखें तो वहां वाम कहने का मतलब वाम दल है, और राम कहने का मतलब बीजेपी है। ममता बनर्जी के आरोप असल में वाम दल और बीजेपी पर हैं। उनका आरोप है कि ये वाम और राम मिलकर राज्य का माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन क्या ये समय इस तरह की राजनीति करने का है, या फिर कोलकाता की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का है? कल रात कोलकाता में क्या हुआ, अब ये जरा तस्वीरों के साथ, सबूतों के साथ एक एक चीज को देखिए। अब सैकड़ों गुंडे लाठी, डंडे, ईंट और रॉड के साथ उसी आरजीकर अस्पताल में घुसे जहां 9 अगस्त को लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था। यानी एक सेंसिटिव एरिया में घुसते हैं ये लोग। बेरहमी से हत्या की गई थी उस लेडी डॉक्टर की। यहां हजारों की भीड़ इमरजेंसी वार्ड में घुसती है, तोड़फोड़ करती है, इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टरों से मारपीट की जाती है। अस्पताल के दरवाजे, खिड़कियां, बेड, उपकरण जो भी सामने आया उसे तहस नहस कर दिया गया। जान बचाने के लिए मेडिकल छात्रों ने खुद को कमरे में बंद कर दिया। अज्ञात प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल के बाहर हुड़दंग मचाया। बाहर जहां लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर पर आक्रोशित रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे, वहां की कुर्सियों और टेंट को तोड़ा गया, बैनरों को फाड़ दिया गया। बाद में वहां लोगों के बैग, जूते, चप्पल और कई जरूरी सामान बिखरे पड़े मिले। उपद्रवियों ने सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों पर हमले कर दिए। सोचिए, पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए, पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया, कई पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, कई पुलिस अधिकारियों को चोटें आई हैं। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। ऐसे में सवाल यह है कि 5000 लोगों की इस भीड़ के बारे में कोलकाता पुलिस को पहले से कुछ मालूम नहीं था। क्यों? क्या यह संभव है? 5000 लोग आ रहे हैं, पुलिस को पता ना लगे? कोलकाता पुलिस का लोकल इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गया? था भी कि नहीं था? कोलकाता की पुलिस कल आधी रात क्या नींद की गोली खाकर सो गई थी? वो भी हमारे स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले उसकी ईव थी, इंडिपेंडेंस डे ईव थी, जब हर जगह हाई अलर्ट होता है। कानून व्यवस्था का मजाक क्यों बना? सवाल यह भी है कि इस भीड़ को 1 घंटे तक हुड़दंग का लाइसेंस किसने दिया? क्या कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में आधी रात हुई हिंसा का मकसद रेप और हत्या का सबूत मिटाना था?
अब हम एक एक करके इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहले इस हंगामे से जुड़े सबसे अहम वायरल वीडियोस दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा तस्वीरें। हम आपको यह पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। यह घटना उस समय की है जब प्रदर्शनकारी रिक्लेम द नाइट अभियान के तहत आधी रात सड़कों पर उतरे थे। इनमें ज्यादातर महिलाएं थीं और भीड़ अस्पताल के बाहर पहुंच गई थी। रिक्लेम द नाइट कैंपेन का उद्देश्य यह था कि लेडी डॉक्टर से रेप हत्याकांड पर इस बार महिलाएं प्रदर्शन करेंगी और अपनी आजादी की सुरक्षा की मांग करेंगी। इसमें दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला तो यह इंडिपेंडेंस डे से ठीक पहले किया गया था, यह ऑब्जेक्टिव था, और दूसरा यह रात में करने के पीछे की वजह थी कि रात में ही महिलाओं के साथ ज्यादातर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए इसको रात में किया जाए। 14 अगस्त की रात 11:55 पर कैंपेन की शुरुआत हुई, लेकिन न्याय की मांग पर बुलाया गया यह प्रदर्शन अचानक से अन्याय के रास्ते पर चला गया। सोचिए, जो हमारी जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी लेते हैं, जो हमें हमारी लाइफ सेविंग के लिए इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनकी लाइफ थ्रेट पर थी। हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे अभियान के मकसद पर सोचिए सवाल उठ रहे, साजिश की बातें हो रही हैं और इसके सबूत कुछ और वायरल वीडियो से भी मिलते हैं। ऐसे ही एक तस्वीर यह है कि कोलकाता में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है, आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। अस्पताल में तोड़फोड़ के बाद ट्रक में भरकर ये गुंडे वापस भेजे जा रहे हैं। अब ये ट्रक कहां से आया, इसने कितने नाकों को क्रॉस किया होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के पहले की रात है, डेफिनेटली वहां पे नाके लगे रहे होंगे, वहां पे कई जगह बैरिकेडिंग होगी। अगर नहीं थी तो क्या यह हाल है बंगाल की राजधानी का? सोचिए, यह बिल्कुल सोची समझी साजिश की तरह लग रहा है, जैसे इन लोगों को ऐसे आदेश मिला है कि जाओ हुड़दंग करो, डराओ उन प्रदर्शनकारियों को और ट्रक में वापस बैठकर लौटो। लेकिन सवाल है कि वो चेहरे कौन है, इस खूंखार भीड़ का असली खलनायक कौन है, जो ट्रकों से अपने लोगों को अस्पताल भेज रहा था। और सवाल पुलिस पर भी है। गुंडों की भीड़ ट्रक में भर भर कर कोलकाता पहुंचाई जाती है और पुलिस का इस पर ध्यान नहीं रहता है। अगली तस्वीर कोलकाता के ही इस अस्पताल की है, मगर दूसरे एंगल से। अब देखिए जरा, इसमें 12 से 15 लोग दिख रहे हैं जो अस्पताल में पीछे के हिस्से से चोर की तरह घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि कैसे प्रदर्शन के बहाने हिंसा वाला खेल चल रहा है, कैसे एक महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ मांगने के जो आंदोलन को हिंसा का रूप देकर मुद्दे को भटकाया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि इस भीड़ ने सबूत मिटाने के लिए ही अस्पताल पर आक्रमण किया और यह हमला पूरे देश में वायरल हो गया। टीयर गैस, ये देखिए लोगों की हालत खराब हो रही है यहाँ पे। अब लोग जो है वो धीरे धीरे भागने की कोशिश में लगे हैं और निश्चित रूप से जो पूरा मॉब है उसको तितर बितर करने के लिए तोड़फोड़ करके गुंडा बाहिनी ये लोग सोच रहा है ये आंदोलन को ये लोग तोड़ देगा, मगर हम लोग ये धीरे धीरे आपको पुलिस का वज्रवाहन आते हुए दिख रहा है। पुलिस बार बार कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से। दूसरी तरफ जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, वो फिर ये प्रोटेस्टर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस इनको खदेड़ने की कोशिश कर रही है। सुबह से सैनिटेशन ड्राइव वगैरह चल रहा है। इसके साथ ही जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, वो स्टूडेंट आज सुबह भी आके बैठ गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि स्टूडेंट धीरे धीरे यहाँ पे आके बैठना शुरू किए हैं। अब ये जो जगह है जहाँ पे इनकी कुर्सियाँ वगैरह तोड़ ताड़ दी गई हैं, वो सारी के सारी कुर्सी जो है फ़िलहाल तो टूटी पड़ी हुई है, लेकिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे एक बार फिर से आ गए हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक बात बताएं कि कल का जो भी कुछ प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद से फिर आप लोग अपना एजिटेशन शुरू करेंगे? यस, हम लोग करेंगे और प्रोटेस्ट पूरा दम पे चलेगा। ये बात भी पता चली है कि प्रदर्शनकारियों के वेश में करीब 40 उपद्रवी अस्पताल परिसर में दाखिल हुए थे। वो पहचान में ना आए इसलिए इलाके और आसपास के कई सीसीटीवी कैमरों को पहले ही नष्ट कर दिया गया था। इंटरेस्टिंग बात क्या है
ये अस्पताल जो है ये देश का सबसे पुराने अस्पतालों में से है, लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है, ये देश का सबसे पुराना प्राइवेट अस्पताल है जो कि बाद में सरकारी बन गया। 1800 में ये अस्पताल बना था, 1960s में ये सरकारी अस्पताल बन गया। वहां पर पहले से ही सीसीटीवी कम काम कर रहे थे, लेकिन जितने आसपास के थे वो भी तोड़ दिए गए। अब स्ट्रैटेजी देखिए जरा, पुलिस ने कुछ सही सलामत सीसीटीवी और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए इनमें से कई लोगों की पहचान की है, उनकी तस्वीरें जारी की है, उन्हें पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त उन्हीं उपद्रवियों की तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस का दावा है कि 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। लीजिए, अब क्या किया जाए इसके लिए? 1000 से ज्यादा ने हमला किया, 40 से ज्यादा अस्पताल में दिखाई दे रहे हैं, 10 की गिरफ्तारी हुई है, 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। 3 उपद्रवी हिरासत में लिए गए। कोलकाता पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। लेकिन इस हिंसक घटना के दौरान खबर यह भी आई थी कि अराजक तत्वों ने अस्पताल की 4थी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में तोड़फोड़ की है। इसी सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी। हालांकि कोलकाता पुलिस ने इस खबर का खंडन किया। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सीन ऑफ क्राइम सेमिनार रूम है और उसे टच तक नहीं किया गया। आपने सारी तस्वीरें देख ली हैं। अब आपको यह भी एहसास हो चुका होगा कि इस हिंसक घटना के कारण कोलकाता पुलिस की वर्दी पर नाकामी के दाग लग चुके हैं। लेकिन कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए मीडिया पर ठीकरा फोड़ दिया। यह आरोप क्यों लगाएगा कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से चलाए जा रहे मीडिया कैंपेन ने हालात को खराब किया? क्या उन्हें इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए था कि 5000 लोगों की भीड़ अचानक से अस्पताल कैसे पहुंच गई? पुलिस कहां थी? तोड़फोड़, पत्थरबाजी, मारपीट और हंगामे वाले इस प्लान की भनक पुलिस को पहले क्यों नहीं लगी? सुनिए उनका यह बयान और अंदाजा लगाइए कि वो कितने सीरियस हैं। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I do it. I am saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They have collected the best of evidences. The main accused has been arrested. फॉर सिक्योरिटी रीजंस मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यह जरूर मुझे अब फिक्र हो रही है। हमारे शो का नाम है फिक्र आपकी। उस पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट की जिसने सबसे पहले सोशल मीडिया पर यह जो पूरा कैंपेन है, जिसमें बाद में उपद्रव भी हुआ है, इसको लेकर पोस्ट किया था। और मुझे उस पॉलिटिकल स्टूडेंट की सिक्योरिटी को लेकर चिंता है। यह बड़ा गंभीर विषय है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर को प्रत्यक्षदर्शियों के बयान सुनने चाहिए। हमारे पास एक नहीं, ऐसे कई बयान हैं जो बताते हैं कि सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। और सभी का एक लाइन से मानना था कि प्रोटेस्ट के नाम पर यह हिंसा सबूत मिटाने की कोशिश। ये कोई प्रोटेस्टर नहीं हो सकता। वो लोग एविडेंस मिटाना चाहते हैं, ये बड़ी बात है। यही तो सब लोग चाहते हैं ना, एविडेंस मिट जाए, जस्टिस ना मिले। কিছু গুন্ডা বাহিনী দুষ্কৃতী কালকে আমার সাথে এটা হতে পারে, আমার বোনের সাথে হতে পারে। কোথায় সুরক্ষা? কোথায় নেই? আমি চাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো একজন মহিলা হয় মারছো। कल आधी रात कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ के बाद डॉक्टर एक बार फिर से गुस्से में हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स दोबारा हड़ताल पर चले गए हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फोडा ने आरोप लगाए हैं कि केंद्र और राज्य सरकार सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई। सोचिए, आपको याद होगा केरल का एक इंसिडेंट, कैसे एक एक्सीडेंट विक्टिम ने एक वहां पर लेडी डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिया था और सर्जिकल
इक्विपमेंट से उसके ऊपर 20 से ज्यादा वार किए थे, जिसमें उसकी मौत हो गई। याद होगा आपको केरला का वो इंसिडेंट। वहीं इस रेप और हत्याकांड से बंगाल की राजनीति में नए सिरे से उबाल आ गया है। बीजेपी और वाम दल ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर हैं। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाए हैं कि टीएमसी के गुंडों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने सवाल उठाया है कि उपद्रवी अस्पताल के अंदर कैसे घुसे और पुलिस कैसे मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि हिंसा करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है, तो टीएमसी नेता कृणाल घोष ने कहा है कि ऐसा कोई राज्य बताइए जहां बलात्कार की घटनाएं नहीं होती हों। यानी इतने संवेदनशील मामले में एक दूसरे को घेरने और अपने हितों का बचाव करने के लिए ऐसे अजीबोगरीब बयान दिए जा रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि निर्भया की घटना के बाद जो कानून बने, उस कानून का भी लगता है जो इंपैक्ट और खौफ है वो कम है क्या, जो ऐसी घटनाएं फिर हो जाती हैं। ये रिपोर्ट देखें। Government is responsible for this. The first responsibility lies with the government. Youngsters are asking is very just. They say we want justice. They want security. When you go for work, particularly at night, there should be a security that you will be able to return alive. That security is not here in Bengal. It brings shame to the entire humanity. ঘটনাকে কোথায় দুঃখ জানাবেন, তার শান্তি কামনা করবেন, তার পরিবারকে সমবেদনা জানাবেন, তা না করে সিপিএম বিজেপি আপনারা রাজনীতি করছেন। ভাবছেন বাংলাদেশে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, আমরা সেটাকে টেনে এনে যদি ক্ষমতা দখল করতে পারি। আমি বলি আমি ক্ষমতার মায়া করি না। ममता बनर्जी बंगाल का सीएम, वो जो बोल रहा है उसी तरफ काम कर रहा है। ये जो मूवमेंट चल रहा है बंगाल में, ये खत्म करने के लिए एक साजिश रचा ममता ने। सीएम साहिबा खुद इसका विरोध ये कंडेम किया है और वी वांट जस्टिस, ये ममता दीदी की भी स्लोगन है। तो अभी तो सीबीआई के हाथ में है, ये तो जस्टिस तो सीबीआई को डिलीवर करना पड़ेगा। व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, इसका प्रमाण मिल चुका है और ये भी समझ में आ रहा है कि कैसे बंगाल में माँ माटी मानुष नहीं, बलात्कारी बचाव चल रहा है। पहले दिन से प्रयास एविडेंस को डिस्ट्रॉय करो, इस गैंग रेप को किसी न किसी तरीके से सुसाइड का शक्ल दो। राजनीतिक बयान अपनी जगह, लेकिन जितने भी राजनीतिक बयान आ रहे हैं, जितने भी राजनेता हैं, क्या ये इंश्योर करेंगे कि सभी महिलाएं या सभी लेडी डॉक्टर्स रात में जहां पर वो हैं कार्यरत वहां पर सेफ हैं? अकाउंटेबिलिटी, बयानबाजी और अकाउंटेबिलिटी साथ नहीं चल रहे हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की रेप हत्या वाले केस जो है किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। इसमें एक्शन है, इमोशन है, मर्डर है, दरिंदगी है, राज हैं, कई अनसुलझे सवाल हैं। इतनी सारी परतों के नीचे इस मामले का सच दबा हुआ है, जिसे सीबीआई को बाहर निकालना है और तुरंत निकालना है, क्योंकि तभी सूनर द जस्टिस द बेटर द मैसेज। इस बीच TV9 भारतवर्ष ने इस केस से जुड़े एक अहम किरदार से संपर्क किया। ये डॉक्टर सुबर्णा गोस्वामी हैं, जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने ही सबसे पहले लेडी डॉक्टर की ऑटोप्सी रिपोर्ट को देखा। इनका एक परिचय ये भी है कि ये इसी मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं, यानी इस अस्पताल को अच्छी तरह जानते समझते हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाता शालू अवस्थी ने इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत में डॉक्टर गोस्वामी ने लेडी डॉक्टर की ऑटोप्सी रिपोर्ट से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं, और ये सुनने के बाद यकीन मानिए आपका खून खौल उठेगा। जानकारी चाहिए थी कि जैसे कि जो अब कोलकाता मामले में चल रहा है, तो ऑटोप्सी रिपोर्ट जो आपने सबसे पहले देखी थी उससे क्या निकल कर आया था, कुछ बता सकते हैं?
या जरूर बता सकते। जी सर, बताइए थोड़ा उसके बारे में, क्या उसमें निकल कर आया था, क्या कोई चोट के निशान भी थे, क्या एक से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, ये चोट तो बहुत सारे थे। ऑटोप्सी में जो रिपोर्ट है, बाहर का जो इंजरी है तो फेस में बहुत सारे इंजरी है, और खून निकल रहा था उसकी आंखों से, उस मुंह से, नाक से और प्राइवेट पार्ट से। और बाकी जो ब्लड जब डिसेक्शन में हुआ तब स्किन का नीचे जो हमारा जो खोपड़ी जो है ना, जो खोपड़ी है उसका जो डिसेक्शन किया है उसके नीचे बहुत ब्लड का खून जमे हुए थे। इस केस में आज का अपडेट आपको दे देते हैं। सीबीआई आज भी सबूत जुटाने के लिए कोलकाता के आरजी कर अस्पताल पहुंची, जहां काफी तोड़फोड़ हो चुकी है। सीबीआई के हमारे सूत्र कहते हैं कि सीबीआई की 25 सदस्यीय टीम को अलग अलग काम बांटे गए हैं। सीबीआई सबसे पहले केस डायरी में दर्ज बयान और सबूतों को वेरीफाई करने में जुटी है। एक टीम पीड़ित लड़की और आरोपी समेत घटना वाली रात के तमाम किरदारों की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और मोबाइल टावर लोकेशन का एनालिसिस कर रही है। कोलकाता पुलिस ने जिन लोगों के बयान दर्ज किए थे, सीबीआई उनके बयान एक बार फिर से अपने सामने ले रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में उसे कई अहम लीड्स मिल चुकी हैं। हालांकि इन विवादों और पॉलिटिक्स के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक में पदक विजेताओं से भी मुलाकात की। इस दौरान निशानेबाज मनु भाकर ने उन्हें अपनी वो पिस्टल दिखाई जिससे उन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं। पेरिस ओलंपिक खेलों में लगातार दूसरा कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने प्रधानमंत्री को एक स्टिक भेंट की है, हॉकी स्टिक, जिस पर सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर। कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान अमन सहरावत भारतीय जर्सी के साथ पीएम मोदी से मिले। ओलंपिक दल के सदस्यों को आज विशेष तौर पर लाल किले पर बुलाया गया था। आगे बढ़ने से पहले आपको 15 अगस्त के शुभ दिन पर देश के मंदिरों से आई अद्भुत तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसमें काशी से लेकर कश्मीर तक के मंदिरों पर तिरंगे का रंग चढ़ा। 40 सेकंड की ये रील स्वतंत्रता दिवस पर आपका मन प्रसन्न कर देगी। फिक्र आपकी में अब बात भारत के गगनयान मिशन की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसरो ने गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया है। अंतरिक्ष में जाने के लिए भारतीय दल की तैयारियों को दिखाया गया है। अंतरिक्ष में रहना कितना मुश्किल होता है, उन मुश्किलों के लिए भारतीय एस्ट्रोनॉट्स अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हैं, यह रिपोर्ट आप जरूर देखें। 23 अगस्त को भारत पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा और आज 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर इसरो ने देश को उन 4 एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग की झांकी दिखाई है जो आने वाले कुछ महीनों में अंतरिक्ष की सैर पर होंगे। ये 4 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स खुद को अंतरिक्ष में मिलने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करने में लगे हैं। अलग अलग ट्रेनिंग के जरिए ये कभी खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। इसके लिए सभी रनिंग, स्विमिंग और जिम में घंटों बिताने के साथ ही प्राणायाम और योग भी कर रहे हैं। ये जानते हैं कि बिना गुरुत्वाकर्षण के अंतरिक्ष में रहना कितना मुश्किल होगा। इसलिए सभी एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष यान, जीरो ग्रेविटी और स्पेस में आने वाली दूसरी चुनौतियों के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस जैसी एक सिमुलेटेड कंडीशन में ट्रेनिंग दी जा रही है। पीएम मोदी ने फरवरी में ही विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान किया था। देखिए वो कौन कौन है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला।
गगनयान के अंतरिक्ष में जाते ही भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जिसने अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने में कामयाबी हासिल की हो। और अब वो खबर जिसका कनेक्शन मध्य प्रदेश के डैम वाले अदृश्यम से है। मध्य प्रदेश सरकार का एक फेमस स्लोगन है, एमपी अजब है, सबसे गजब है। आपने कई बार सुना भी होगा। अभी एक मामला सामने आया है जिस पर यह सरकारी स्लोगन बिल्कुल फिट बैठता है, अजब एमपी का गजब लापता डैम। तो सबसे पहले इस मामले को ही समझ लेते हैं। ये उस गड़बड़ी की खबर है जिसे प्रदेश में डैम घोटाला कहा जा रहा है। सरकारी दस्तावेजों से पता चला है कि सिंगरौली में एक बांध और उस बांध पर पाइपलाइन बिछाने की योजना थी। इस काम के लिए 2019 में हैदराबाद की एक कंपनी को ठेका दिया गया। तब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी। डैम और पाइपलाइन बिछाने के लिए 243.95 करोड़ एडवांस दिए गए। 243 मतलब मान लीजिए 244 के आसपास। इस परियोजना का नाम गौंड वृहद सिंचाई परियोजना है जिसे मार्च 2024 तक पूरा किया जाना था, लेकिन आज तक जमीन पर एक भी काम शुरू नहीं हो सका है। मतलब ना तो डैम बना और ना ही पाइपलाइन बिछाई गई। आरोप है कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के बाद प्रदेश में बीजेपी सरकार ने भी एडवांस राशि को अनदेखा कर दिया। सिंगरौली जिले के देवसर से मौजूदा बीजेपी विधायक राजेंद्र मेश्राम ने जब इस बांध को लेकर विधानसभा में सवाल किया तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। तब यह मामला चर्चा में आ गया। कांग्रेस जांच की मांग कर रही है तो बीजेपी इसे कमलनाथ सरकार का घोटाला बता रही है। 2019 में कमलनाथ सरकार के रहते मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक बांध बनवाने को लेकर टेंडर हुआ। हैदराबाद की कंपनी को इसका टेंडर मिला, मगर आप देखिए कि 2019 से 2024 आ गया, न वहां पर बांध बना न वहां पर किसी तरह की कोई पाइपलाइन बिछाई गई। जालपानी गौड़ परियोजना कि मेरे 2013 से 18 के कालखंड में तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट और उसको हमने तत्कालीन एसओसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से उस परियोजना को सैंक्शन किया। कालांतर में कांग्रेस की सरकार आई 1.5 साल के लिए, बगैर काम के 243 करोड़ रुपए निकाल लिए, बगैर काम सीधे निकाल लिए। कांग्रेस की प्रवृत्ति ही भ्रष्टाचार की रही है और इसलिए इस मामले को लेकर भी निश्चित तौर पर जिम्मेदार लोग इसका खुलासा कर पाएंगे। जब वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका था, उसका एडवांस जा चुका था, उसके बाद प्रोजेक्ट के ऊपर जो ध्यान देने वाले अधिकारी थे वो कहाँ गए और क्या सिर्फ लूट सके तो लूट योजना मध्य प्रदेश में चल रही है। मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी दोनों ने जिस तरह का भय और भूख और भ्रष्टाचार करा है मध्य प्रदेश में, ये पाइप में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा। डैम ना हो गया मिस्टर इंडिया हो गया, लेकिन जिन्होंने घोटाला किया है वो मिस्टर इंडिया नहीं हो सकते। ढूंढो उन्हें। अब चलते हैं बांग्लादेश की ओर और फिक्र करते हैं उन लोगों की जिनसे अपने राष्ट्रपिता को याद करने का हक भी छीना जा रहा है। बांग्लादेश में उस व्यक्ति को याद करने पर लोगों को पीटा जा रहा है जिसने उस देश को आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। आज हालात ये हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने अपनी सुरक्षा में घर के बाहर टैंक तैनात कर दिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से शोक मनाने पर लोगों की पिटाई हो रही है। ऐसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? ढाका में 32, धान मंडी में कल देर रात बंगबंधु भवन के सामने बनी शहीद वेदी पर बांग्लादेश के कुछ लोग हिम्मत दिखाते हुए पहुंचे थे। वो हाथों में मोमबत्तियां लेकर अपने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दे रहे थे। बड़ी बात यह है कि श्रद्धांजलि देते वक्त उन्होंने कोई नारेबाजी नहीं की। वो पूरे सम्मान के साथ मौन रहकर अपने राष्ट्रपिता को याद कर रहे थे। लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने तो ये देखना भी नागवार गुजरा। कट्टर उन्मादियों ने लाठियों से उन लोगों को घेर कर हमला कर दिया। एक दिन पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त तक छुट्टी कैंसिल कर दी थी, 15 अगस्त की, जिसके बाद झड़प के डर से कई लोग तो घरों से नहीं निकले। पूरे शहर में दिन भर दुकानें बंद रहीं।
सुबह से ही बीएनपी के सैकड़ों छात्र डंडे लेकर शहर में घूम रहे थे, संदिग्ध नजर आने वालों को पीट रहे थे, शक होने पर उन्हें सेना के हवाले कर रहे थे। ये सब क्यों हुआ आपको बताते हैं। 15 अगस्त 1975 को शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। तब से ही बांग्लादेश में 15 अगस्त को शोक दिवस मनाया जाता है। ढाका में तख्ता पलट के बाद मुजीबुर रहमान का घर तोड़ दिया गया। इसके बाद पूरे ढाका में लगी मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ दी गईं। बांग्लादेश में आई नई अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त को शोक दिवस मनाने पर रोक लगा दी। इसके बाद बीएनपी के कार्यकर्ता पूरे ढाका में लोगों पर नजर रखने लगे। बीएनपी की स्टूडेंट विंग के लोगों ने मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि देने वालों की पिटाई कर दी। ऐसे में ये जरूर कह सकते हैं कि बांग्लादेश ऐसे कट्टरपंथियों के हाथ में जा रहा है जिनके लिए अपने राष्ट्र नायकों के लिए भी सम्मान नहीं बचा। वैसे नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस जब से अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं, उन्होंने हालात सामान्य करने का भरोसा दिया, लेकिन अब भी तस्वीरें आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही हैं। बड़ी बात यह है कि खुद उन्होंने अपनी सुरक्षा में टैंक तैनात कर दिए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अंतरिम सरकार के मुखिया की तरफ से दंगाइयों पर एक्शन कब लिया जाएगा। ढाका से आई ये 3 तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही। एक तरफ मुजीबुर रहमान की बरसी पर शोक मनाने वालों को पीटा गया, दूसरी तरफ बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने शोक दिवस पर जश्न मनाया, वो हाथों में डंडे लेकर डांस कर रहे थे, और तीसरी तरफ मोहम्मद यूनुस ने अपने घर की सुरक्षा बढ़ा ली।